Hello friends, this is CSCMA Debashish Goswami and I am here to welcome you to this lecture of Direct Tax Analysis paper. तो जून 2024 का पेपर हुआ, आज ही आप डेट दे सकते हैं 15 जून, और आज मैं ये पेपर बना रहा हूँ। यहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे कि भैया ये क्वेश्चन पेपर कैसा था, टफ था, मीडियम था, इजी था, इसके आंसर्स क्या होंगे, सारे के सारे आंसर को भी अपन डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू को थोड़ा मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चंस को मैं ओवरव्यू देते हुए चलूंगा। आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था क्या वो प्रिडिक्शन सही हुआ या नहीं। बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है, आपको भी अगर हुआ होगा तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो था, ये पहला क्वेश्चन है विनायक का। ये आपका टोटल टैक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? टोटल टैक्स का क्वेश्चन है। आजकल इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन मैंडेटरी कर दिया ऑलमोस्ट, समझो, या तो टैक्स निकालने बोलेगी या तो सरचार्ज का क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो कंपनी ये 32 लाख रुपए कमाती है और इसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है, यानी कि ये 400 करोड़ से कम वाले टर्नओवर वाले कैटेगरी में आ गई। 400 करोड़ से कम वालों की कंपनी का रेट क्या रहता है? 25%। साथ ही साथ 4% का यहाँ पे क्या लग जाएगा? सेस लग जाएगा। तो कैलकुलेटर उठा लिया है मैंने, और कैलकुलेटर में मैं क्या करने वाला हूँ? 32 लाख लिखने वाला हूँ, इंटू करूँगा 25%, इंटू करूँगा 104%, और आंसर आ जाएगा मेरा 8,32,000। 8,32,000 पहला ऑप्शन हो गया। लीजिए बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का केस है। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि सैलरी में रेंट फ्री अकोमोडेशन को परक्विजिट मान के टैक्सेबल किया जाता है ना। 3 तरीके की लिमिट आपको देखी जाती है। 10 लाख से कम में 7.5%, 10 से 25 लाख में आपका 10%, और 25 लाख के ऊपर जो रेट रहता है, 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो तो रेट रहता है आपका 15%। तो कोलकाता शहर यहाँ पे लिखा है, यानी मेट्रो सिटी होगा तो ऑब्वियसली 25 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो रेट क्या होगा? ज़्यादा। रेट क्या होगा? ज़्यादा, यानी 15% का रेट होगा। तो 1.5 लाख ले लीजिए आप, इंटू 15% कर दीजिए, और 5 महीने के लिए इसको कर दीजिए क्योंकि पर मंथ का दिया हुआ था। तो टोटल करेंगे अपन तो 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 5, तो आंसर आ रहा है मेरा 1,12,500, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैक मनी एक्ट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस ब्लैक मनी एक्ट के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया एक आदमी है जिसने सिंगापुर में कोई अपार्टमेंट खरीदा है और उसका 60% वैल्यू ही वो बताया है, यानी 40% था वो नहीं बताया, वही तो आपका ब्लैक मनी है। असेसिंग ऑफिसर को इसका डिस्क्लोजर कब मालूम चला? 18/2/24 को मालूम चला। ठीक है, एक्वायर कब हुआ है? 19/8/2020 में एक्वायर हुआ है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सेक्शन एप्लीकेबल है ना, कौन सा वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे ये पूछ रहा है। सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा वो होगा सेक्शन नंबर 3 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट। सेक्शन नंबर 3 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट। ठीक है, बहुत ही एकदम घुस के क्वेश्चन पूछ दिया ये तो। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि सेक्शन नंबर 8 किस बारे में बात करता है। 8 बोला, सॉरी माफ करना, सेक्शन नंबर 3 किस बारे में बात करता है। देखिए सेक्शन नंबर 3 जो है ब्लैक मनी एक्ट का, ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, इसमें वर्डिंग्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बस ज़रा एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको वर्डिंग दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट देखिए दैट एन अनडिस्क्लोज इनकम शैल बी टैक्स ऑन द वैल्यू, क्या लिखा है? वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट कम्स टू द नोटिस ऑफ द एओ। तो प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर में? जहाँ पे एओ के वो नोटिस में आता है, जहाँ पे वो किसके नोटिस में आता है? एओ के नोटिस में आता है। तो एओ के नोटिस में कौन से साल में आया है? अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन आया कब है? 18/2/24। ये हमारा इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1/4/2024 की 1/4/2023। तो देखिए यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24 चल रहा है। इसी फाइनेंशियल ईयर को अपन देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4/2023। क्लियर हो गया सभी को? गॉट इट एवरीवन? क्योंकि अभी तो 24 चालू ही नहीं हुआ है ना। ये जो 24 है ये तो हमारा ये 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4/2023। ठीक है, तो ये गलत होगा, ये होगा। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं कहूँगा कि मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टफ क्वेश्चन था, बच्चे यहाँ पे फंस सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ओपिनियन भी कुछ लोगों का डिफरेंस होगा कि भैया ये फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे भी जा सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट में प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, यू विल बी वेरी शॉक्ड कि प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन भी वहाँ पे दिया हुआ है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। 115 BAE
तो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम का ये क्वेश्चन है। और ऑल्टरनेटिव रेजिम में यहाँ पे जो इनको रेट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, विच इज़ 15%। ठीक है, इसमें 10% का सरचार्ज रहता है और 4% का सेस रहता है। तो आपको स्पेशल रेट याद होना चाहिए था। अगर आप 22,50,000 लेंगे और 22,50,000 में अगर आप 15% जोड़ेंगे, फिर आप 110% जोड़ेंगे और फिर 104% जोड़ेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3,86,100, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे आपने फाइल नहीं किया है टाइम पे रिटर्न को, तो क्या आपको पेनल्टी लगती है? हाँ, 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना भी आपका टीडीएस है। टीडीएस से ज़्यादा आपसे टैक्स पेनल्टी नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, वीडीए का इसमें पॉइंट डला हुआ है। वीडीए के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और यहाँ पे जो रेट रहता है वो रहता है 30%, और ऑब्वियसली 4% का यहाँ पे सेस भी रहता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 35,000 का है, शेयर का आप सेल कर रहे हैं, तो 35,000 इंटू क्या कर देंगे आप 15%। चलिए मैं ज़रा निकाल दूँ, 35,000 का 15% मैंने निकाल दिया, तो ये आ गया 5250, और इसको अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000 का 30% प्लस 4%, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड 9,000 का 30%, ये हो जाएगा, ये हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये वाला बोला ना कि इग्नोर सरचार्ज एंड सेस बोल रहा है, तो ये 4% मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। तो 30% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2700। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2700 प्लस 5250, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7950 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैं सेस को हटा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं बोला इग्नोर करने। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। वीडीए के ऊपर जो आपका वीडीए के ऊपर जो आपका सेस होता है, टीडीएस होता है, वो होता है 194S का। 194S काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1% के हिसाब से आता है, तो 6,05,000 का 1% कितना हो जाएगा? 6,050, सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्च हुआ है 132 के अंदर, और 132 के अंदर जो सर्च हुआ है वहाँ पे कुछ पैसे मिले, उसको अपन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहते हैं, तो क्या ये सेट ऑफ होगा? तो सेट ऑफ का क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा 132 का सर्च हुआ है, इसलिए आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निल। ठीक है, सर्च हुआ है इसलिए आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगला क्या बोल रहा है, रेसिडेंशियल हाउस के बारे में बात कर रहा है। रेसिडेंशियल हाउस बेचा है सॉरी इन्होंने, और कैपिटल गेन में इन्वेस्ट किया है, जिससे कि हम लोग का एग्जाम्पशन मिल रहा है। तो क्या ये टैक्स प्लानिंग है, एविजन है, मैनेजमेंट या अवॉइडेंस है? करेक्ट आंसर है वेरी सिंपल, टैक्स प्लानिंग है ये। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अगर बारे में बात करूँ तो एटीएम का क्वेश्चन, और एटीएम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे एटीएम में होता क्या है कि जितना भी आपको डिविडेंड मिला और आपने दिया, मिला और दिया, इनकमिंग और आउटगोइंग में विच एवर इज लोअर को लेते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग में किसको लेते हैं? विच एवर इज लेस को लेते हैं। तो इनकमिंग कितना है? 80 लाख इनकमिंग है। आउटगोइंग कितना है? 20 करोड़ का 10%, यानी कि 2 करोड़। 2 करोड़ हमारा आउटगोइंग है, विच एवर इज लेस, इनमें से कम कौन सा है? 80 लाख वाला पॉइंट कम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 लाख। आगे आ जाते हैं, बोल रहा है पी, यानी कि आपका पोएम वाला क्वेश्चन एक आ ही गया यहाँ पे। पी आपका कहाँ बोला जाएगा? अगर सोनली स्टोरेज के लिए तो वो पी नहीं है, फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं तो ये पी हो जाएगा, सिर्फ मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ये भी पी नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ये भी पी नहीं है। क्लियर है, ये वाला भी क्वेश्चन ईजी था थोड़ा सा। बेरी रेशियो क्या होता है? कई लोग ना बेरी रेशियो को छोड़ देते हैं। बेरी रेशियो एक थोड़ा सा अंदर से ही आ गया, एक ऐसा भी कह सकते हैं आप काइंड ऑफ। तो सेक्शन नंबर 92 के अंदर जब अपन आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं, तो ऐसे केस में ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले को बोलते हैं अपन बेरी रेशियो। तो ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूँगा, पर ये थोड़ा सा छुपा हुआ चीज़ है। ठीक है, कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है ए लिमिटेड और उसकी होल्डिंग कंपनी बी में, एडिशन है 300 लाख का। आप बताइए, अवॉइड करना है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, तो अपन को एडिशनल टैक्स का क्वेश्चन आ गया। एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? तो एडिशनल टैक्स पे करते हैं 20.9664%, तो 300 लाख उठाइए और उसमें 20.9664% निकालिए, तो आंसर आएगा 89 समथिंग आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्या बोल रहा है? अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है पेनल्टी के ऊपर। ठीक है, AA का, ठीक है 271 AA डॉक्यूमेंट लेकर आ।
तो अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आ रहे हो, ऐसे केस में जितना भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उसका 2% यहाँ पे पेनल्टी लग जाती है। तो 5 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा, 10 लाख, तो इतनी की पेनल्टी लग जाएगी। कौन सा ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड नहीं है, तो कंपेरेबल में दो ट्रांजैक्शन को कंपेयर करते हैं, एक रिलेटेड पार्टी का होता है और एक अनरिलेटेड पार्टी का होता है। इसे रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी नहीं बोलते, एसोसिएटेड एंटरप्राइज और अनरिलेटेड पार्टी बोलते हैं। रीसेल में भी क्या होता है कि अगेन वही इन दोनों के ट्रांजैक्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्लस में भी इन दोनों के ट्रांजैक्शन कंपेयर करते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट में नहीं करते, प्रॉफिट स्प्लिट में जॉइंट वेंचर का पॉइंट आता है, तो जॉइंट वेंचर के केसेस में अप्लाई होता है। तो इसलिए जॉइंट वेंचर का केस में ट्रांजैक्शन का तो कोई वही नहीं आ रहा है, रिलेटेड अनरिलेटेड वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो ये भी आपका सेक्शन नंबर 92 का ही क्वेश्चन था। तो एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए। एडिशनल टैक्स का क्वेश्चन आया है, ट्रांसफर प्राइसिंग 6 नंबर का 8 नंबर का ट्रांसफर प्राइसिंग से आया है। इसके अलावा पी से आया है आपका एक क्वेश्चन, एटीएम से एक क्वेश्चन आया है, टैक्स प्लानिंग से आया जो हमेशा ही आता ही है। 132 से क्वेश्चन आया, वीडीएफ एक क्वेश्चन आया, वीडीएफ एक और क्वेश्चन आया, टीडीएफ के फेलियर से क्वेश्चन आया। 194 बीएई यानी कि ऑल्टरनेटिव रिजिम से आया, ब्लैक मनी से सेक्शन नंबर 3 का आया, जो कि थोड़ा सा डिबेटेबल है वैसे तो, पर काफ़ी अच्छा घुस के क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ऑप्शन काफ़ी खतरनाक दिए। उसके बाद अगेन आरएफए का क्वेश्चन आया, तो सैलरी के अंदर एचआर और आरएफए के ऊपर ही आता है जनरली, तो उन दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आ गया और एक टोटल टैक्स का क्वेश्चन आ गया। क्या आप इन 15 क्वेश्चंस को टफ कहेंगे, इजी कहेंगे, मीडियम कहेंगे? मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि करीब करीब 5 से जो 7 क्वेश्चन थे वो मुझे लगे कि बन सकते हैं, ईजी कैटेगरी के थे। 2 से 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि काफ़ी टफ कैटेगरी के थे, और 2 से 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि ऐसे थे जहाँ पे आपका थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का आप कह सकते हैं, कि जैसे बेरी रेशो को आप क्या कहेंगे, मीडियम कैटेगरी कहेंगे, जो बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ कई बार आपका ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर। पेनल्टी के ऊपर कभी कभी आप पूछते तो कई बार माइंड में रहता नहीं, तो उसको आप मीडियम कैटेगरी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक करीब करीब पेपर था। क्वेश्चन नंबर 2 में पीजीबीपी का क्वेश्चन है। ये पूरा आपके पीजीबीपी एडजस्टमेंट शीट से मेरा एडजस्टमेंट शीट था, और आपने वो पढ़ा होगा, वहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन ये बन गया होगा। आपको फिर एडजस्टमेंट शीट से कहाँ से पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का केस है, एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड का केस है, दोनों ही बियॉन्ड डेट दे रहे हैं, पर कौन सा डेट, ये बियॉन्ड प्रिस्क्राइब ड्यू डेट यानी कि 139 वाला दे रहा है, और ये आपका पूरा साल ही पे नहीं किया ऐसा बोल रहा है। फिर कमीशन पे किया है और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा है। नॉन रेसिडेंट बंदा है, कौन है, नॉन रेसिडेंट बंदा, उस पर टीडीएस नहीं काटा है। डेप्रिसिएशन वाला तो हमेशा रहता ही है, मशीनरी वाला भी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का ही पॉइंट है, यानी जीएसटी से रिलेटेड इंटरेस्ट का पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूँ ये अलाउड होता है, दिस इज अलाउड, ठीक है। फीस फॉर इंक्रीजिंग ऑथोराइज्ड कैपिटल अलाउड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद वेकेंट प्लॉट को जो है होली ओन सब्सिडरी को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी है और इतने पे सेल किए हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं अपने पीएनएल में, ठीक है, तो ये भी गलत है आपका, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो कंपनी बॉट कैपिटल गेन, तो 54 ईसी का यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे पॉइंट जो है ना बच्चों, अगर आपने मेरा पीजीबी पे एडजस्टमेंट शीट देखा होगा, मैंने ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को, कम से कम 40-50 बच्चों को प्रोवाइड किया था, वहीं से क्वेश्चन आए। अब देखो पहला वाला क्या है, ओपन अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसको मैंने पिंक में मार्क किया हुआ है, देखिए वहीं से क्वेश्चन है। एक्सपेंस ऑथराइज्ड कैपिटल का जो है वो ऐड बैक कर देते हैं। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बिफोर आरओआई डेट दे रहा है या बिफोर पीओएफ ऐड दे रहा है तो फिर माइनस करने देते हैं, अलाउ करने देते हैं, वरना नहीं देते। तो लोग क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट दे रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो जीएसटी वाला था, जीएसटी वाला अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट के केस में जीएसटी जो होता है वो अलाउड होता है। अगर आप टीडीएस का केस देखोगे तो एनआर का जो केस होता है, एनआर के केस में 100% डिसअलाउ होता है, नॉर्मल केसेस में तो फिर 30% ही डिसअलाउ होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। तो लगभग पूरा एडजस्टमेंट शीट से आपको 14 का 14 नंबर यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने मज़े लिए होंगे, कोई गलती नहीं की होगी। ये मेरा एडजस्टमेंट शीट था, मेरा प्रिडिक्शन शीट था। मैं आपको आखिरी में अपना प्रिडिक्शन शीट भी दिखाऊंगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये 14 मार्क्स आपको मिल सकते हैं पूरे के पूरे। इसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन 15 बीएससी यानी कि ऑल्टरनेटिव रेजिम के ऊपर क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिव रेजिम में आईएचपी को लेकर भी यहाँ पे केसेस रहते हैं, 2 घर तक अलाउड होता है, तीसरा घर नहीं होता, ठीक है। ही बॉट दिस आउट बाय टेकिंग लोन, तो लोन का भी केस आ गया, लोन वाला अमाउंट जो है वो अलाउड रहता है यहाँ पे, तो सिर्फ उतने के ऊपर ही 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इट वॉज अ वेरी इजी, वेरी मैनेजेबल क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स का।
ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये आपका दिसंबर 2022 में सिमिलर क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन इन्होंने वापस पूछ लिया। अगर आपने स्कैनर सॉल्व किया होगा तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो लॉजिक होता है वो लॉजिक क्या होता है कि जो भी लोग डेट लिए होंगे ना उनको कहीं ना कहीं टैक्स जो होगा वो कम देना पड़ा होगा। तो जिन्होंने भी ज़्यादा डेट लिया है कहीं ना कहीं उनको क्या मिलता है, थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये टैक्स सेविंग वाली बात है। आपने बचपन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा लेक्चर भी डाला हुआ है, आपको देखना होगा तो देख लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया है कि बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे 9B का केस यहाँ पे आ जाएगा और 9B के केस के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 80 IAC को क्या एलिजिबल स्टार्टअप है, क्या उसको बेनिफिट मिलता है? यस, उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन नंबर 48 जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन होता है उसका एक प्रोविजन यहाँ पे पूछा गया है जो कि काफ़ी समय से तड़प रहा था आने के लिए, TTB या TTSR वाला। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत ईजिली आपसे बन गया होगा ये। इसके बाद फिफ्थ वाले क्वेश्चन में रेमेडियल मेजर और टाइम लिमिट के बारे में बात की गई है, सेक्शन नंबर 143, उसके बाद 263 और 254। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, वही तीनों से आए हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ बोलने जैसा है नहीं, समझाने जैसा है नहीं। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ब्लॉक 1 है, इसके अंदर ओपनिंग WD भी है, फिर कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ मशीन का एक्सपेंस दिया है, कॉस्ट दिया है, और फिर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने बोल रहा है। तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे डेप्रिसिएशन छोड़ के जाते हैं, पर डेप्रिसिएशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है फाइनल में भी। DTAA के ऊपर क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 90 और सेक्शन नंबर 91 के बारे में आपको बताना था यहाँ पे, बायलैटरल रिलीफ और यूनिलैटरल रिलीफ। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिखता हुआ हम लोग को। क्या बोल रहा है यहाँ पे, NR जो होगा, DTAA नहीं है, हाँ, NR के ऊपर जो रेट्स रहते हैं ना, थोड़ा सा NR के ऊपर जो रेट्स रहते हैं और जो इंडिविजुअल के ऊपर जो रेट्स रहते हैं उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। साथ ही साथ DTAA नहीं है, तो आप किस तरीके से टोटल इनकम निकालेंगे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। बोल रहे हैं कि 115 BAC यहाँ पे इन्होंने ऑप्ट किया है, तो अच्छा एक मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है। NR रेट का भी, DTAA है नहीं यहाँ पे तो क्या होगा, लोअर रेट मिलेगा क्या, इन सब के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो ये आपका प्योरली ALP का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी दिखेगा, यानी कि जो एडिशनल एडजस्टमेंट जिसको अपन बोलते हैं उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। रिपेट्रिएटमेंट नहीं किया तो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि भैया वो आपकी इनकम में जोड़ दिए जाते हैं, आपको कितने दिन में देना पड़ता है, 90 डेज में देना पड़ता है, वो सारी बातें यहाँ पे की गई है। इसके बाद पॉइंट नंबर B के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भैया PGBP में हाँ, ये एक्चुअली वो वाला केस है कि आपको कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का इंटरेस्ट अलाउड कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, एबिटिडा ले लो और एबिटिडा का 30% तक का क्या होता है, अलाउड होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी ने बोरो किया 120 करोड़, 8% का इंटरेस्ट है, तो 120 करोड़ इंटू 8% अगर आप करोगे तो आएगा 9.6 करोड़, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग। तो भैया इन सबको डेबिट नहीं करना होता है, इंटरेस्ट को नहीं करना होता है, टैक्स को नहीं करना होता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को नहीं करना होता है। तो 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, ये हो जा रहा है 24 करोड़। 24 करोड़ का 30% अगर आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 7.2 करोड़। तो 7.2 करोड़ तक अलाउड था, आपने 9.6 कर दिया। तो ऐसे केस में कितना एलिजिबल है, तो एलिजिबल है 7.2, इनएलिजिबल कितना है 2.4, इनएलिजिबल कितना हो जाएगा 2.4। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ही करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपनी है जिन्होंने लीजिंग एंड हायरिंग में इन्वॉल्व है, और उसके बाद कुछ फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से हायर अमाउंट इनको पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सेस पेमेंट जो इन्होंने ड्यू टू फ्लक्चुएशन क्लेम किया है, क्या वो सही किया कि नहीं किया। आपका स्टडी मैट में केस लॉस मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी मैट के सारे केस लॉ करके जाने। पेज नंबर 444 में आपको एक बालाकृष्णा का केस मिलेगा, आदित्य बालाकृष्णा ऐसा कुछ नाम है, या ऐसा, हाँ, बालाकृष्णा केस आपको मिलेगा, उसका ये क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने स्टडी मैट के केस लॉ किए होंगे। ज़्यादा केस लॉ है नहीं, 40-50 केस लॉ है, उसको आपको करके जाना होता है। अगला यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इसका ना थोड़ा केस लॉ याद नहीं आ रहा है, मैं आपको इसका डिसीजन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि इन्होंने 2 करोड़ कमाया,
30 लाख रुपए पे किया कहाँ पे, यूएसए में। आई थिंक रिलायंस का केस है शायद, मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस से विप्रो, किसी कोई बहुत बड़ी कंपनी का केस है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो इंडिया में आए तो 10 लाख रुपए इनको क्या मिला, रिलीफ मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं कि 10 लाख नहीं, सॉरी माफ करना, 20 लाख तक का, 20 लाख तक का इनको रिलीफ मिला। 10 लाख तक का जो बचा हुआ था वो रिलीफ नहीं दिया गया इनको। अब एसएससी ने बोला कि ये 10 लाख का जो हम लोग को बच गया है ना, वो अपन क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम क्लेम करना चाहते हैं एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। कैसा क्लेम करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो क्या ये अलाउड है? तो मैं वैसे पढ़ के इसको शॉक था, मुझे लगा था अलाउ नहीं करेंगे, पर यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यस इट इज़ अलाउड। ठीक है, तो आपको ये बात बतानी थी कि ये अलाउड रहता है, और आपको थोड़ा सा केस वगैरह समझाना था, तो फिर आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको बहुत सारी बातें बता दी। जो स्ट्रेट क्वेश्चन उसमें मैं क्या बताऊँ, जनरली मैंने आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से कैसा आया है। ठीक है, ये अच्छा डेप्रिसिएशन वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके पहले आ चुका है, तो ये आपके स्कैनर में आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, मतलब। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया था तो मैंने उनको मॉक टेस्ट में इसको डाला था, तो उन लोग को इसका काफ़ी बेनिफिट मिल गया था। अब मैं ज़रा आपको अपना प्रिडिक्शन पेपर दिखा देता हूँ। आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि प्रिडिक्शन से 90 मार्क्स का है इस बार। कितने नंबर का? 90। कुछ भी बोलते हो सर? हाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, एडजस्टमेंट शीट से आपको 14 नंबर मिल गए। ठीक है, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या करूँ, कौन सा वाला कलर करूँ? पर्पल करूँ? नहीं, ऑरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, दिखेगा अपने को अलग से। तो अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट शीट से पूरा 14 नंबर का आया, डेप्रिसिएशन से 7 नंबर का आया, ऑल्टरनेटिव रेजिम से मुझे लगता है कि एक 7 नंबर का क्वेश्चन था, और 4 नंबर के 2 एमसीक्यू थे, तो इतने नंबर से सिर्फ पीजीबी पे आया है। ठीक है, तो 14 प्लस 11 25, 25 प्लस 7 32 नंबर का एक बार पीजीबी से आ गया। इसके बाद कैपिटल गेन से कौन सा क्वेश्चन आया, 54 सीरीज का एक क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का पूरा। ठीक है, इसके बाद 9B का एक क्वेश्चन आया स्ट्रक्चरिंग वाला 7 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे 14 नंबर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो IOS कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, असेसमेंट रिटर्न के अंदर मैंने आपको 132 बताया था, तो वहाँ से आपका एक MCQ बना था, 2 MCQ बने थे। ठीक है, तो नहीं, शायद एक ही MCQ बनाए, तो 2 नंबर यहाँ पे आ गए हैं। सेक्शन नंबर 263 या 264 में से एक क्वेश्चन आया था, 3 चीज़ें पूछी थी, 143, 254, 263, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। तो मैं इसका वेटेज 7 नंबर की 3 चीज़ें पूछी गई थी, तो मैं इसका वेटेज 2 नंबर मान के चल रहा हूँ। तो कुल मिला के यहाँ से मैंने जो प्रिडिक्शन किया था वहाँ से 4 मार्क्स का है। देखो आप 32 प्लस 14 प्लस 4 कितना हो गया, 46 प्लस 4 50, तो यहीं पे हो गया। 50 नंबर तो आपको इतना करके ही मिल गया होगा। वीडियो का देखो क्वेश्चन आया, 2 MCQ आए, 2 लगातार MCQs हैं, तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स यहाँ मिल गया होगा। 92A का तो भाई छोड़ ही दो, 6 नहीं 4 MCQ हैं, 4। ठीक है, एडिशनल टैक्स वाले क्वेश्चन आया है, 92 के ऊपर आया है, कप मेथड के ऊपर आया है। ठीक है, तो सब कुछ आ गया। एक तो क्वेश्चन आया बड़ा वाला 7 मार्क्स का, जिसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट वगैरह सब करना है, तो 7 मार्क्स का वो आया, और आपका जो 4 MCQs आए, यानी 8 नंबर का तो ये भी आया, तो 15 मार्क्स का तो यही हो गया आपका। ठीक है, फिर NR टैक्सेशन मैंने रेट और पोएम पढ़ने बोला था, ये देखो पोएम लिखा है और रेट लिखे, ये आपको पढ़ना है। ये जो शीट है ना, मैंने एग्जाम के एक दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो आप वो वाला वीडियो देख भी सकते हैं ना, कि ऐसा मैं कुछ झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो रेट का एक क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, रेट पढ़ने बोला था मैं, और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे डिविडेंड और सारे रेट्स ऑलरेडी मेंशन है। पोएम का एक MCQ आया था 2 नंबर का, तो ये हो गया आपके 9 नंबर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो DTA का सीधा क्वेश्चन आया 1991 का, सीधा क्वेश्चन आया 1991 का 7 मार्क्स का, और अगर आप देखोगे ये सब कुछ भी नहीं आया, ये डिडक्शन कहीं से भी नहीं आया, तो सिर्फ 7 मार्क्स का यहाँ पे आया। और फिर ट्रस्ट कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ट्रस्ट नहीं आया। इसके बाद अगर आप अदर्स में देखो तो 115 BBE तो आप नहीं कह सकते। ब्लैक मनी एक्ट का एक क्वेश्चन आया था, तो ब्लैक मनी एक्ट तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। 78 का सेट ऑफ कैरी फॉर्वर्ड मैंने मेंशन किया था, 2 नंबर उसका। केस लॉ मैंने मेंशन किए थे कि केस लॉ में आपको क्या करना है ना, स्टडी मैट का पढ़ के जाना है। स्टडी मैट के दोनों क्वेश्चन आ गए, 14 नंबर यहाँ मिल गया आपको। और 80M का क्वेश्चन फंसा है, वो आपने देखा होगा, डिविडेंड वाला कितना आया कितना गया, तो इसको भी अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 नंबर यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो TDF TCS से कुछ भी नहीं आया, तो ठीक है, TDF TCS से मुझे उम्मीद थी, वहाँ से भी कुछ भी नहीं आया। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, तो 50 प्लस 15 हो गया 65, 65 प्लस 9 हो गया 64, 64 प्लस 18 ये हो गया आपका 82।
82 मार्क्स का मुझे यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैंने कुछ MCQs मिस किए होंगे तो किए होंगे, मुझे पता नहीं। मुझे लगता है थोड़ा सा MCQs मैंने कम काउंट किए। कुछ MCQs ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना तो MCQs तो मान के चलिए ऑलमोस्ट पूरा 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा आपके प्रिडिक्शन वाले से ही आया था। एक बार मैं MCQs देख रहा हूँ। अच्छा डेप्रिसिएशन, हाँ मैंने काउंट कर लिया। अच्छा 54 सीरीज़ को मैंने कम काउंट किया शायद, ठीक है। ये बेरी वाला मैंने नहीं बोला था। MCQs तो एडिशनल टैक्स भी मैंने बोला था, TP भी मैंने बोला था, ठीक है। ये 92 का क्वेश्चन भी मैंने बोला था, पी पोएम का क्वेश्चन, ATM का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 132 का क्वेश्चन, VDA का क्वेश्चन, 2 VDA के क्वेश्चन आ गए, TDS के क्वेश्चन, अल्टरनेटिव रेजिम के। तो लगभग MCQ तो पूरा उसी से फंसा था। अब आपको काफ़ी आपको फ़ायदा मिला होगा वैसे तो। और आई होप आपको बेटर फील हो कि जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा होगा क्लास से, जिन्होंने भी क्या कहना चाहिए, मेरा लास्ट डे का प्रिडिक्शन वाला शीट लिया होगा, उनके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। मुझे लगता है शायद उनके एग्जामिशन भी आने चाहिए, आ भी सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, भगवान आपका भला करे। जो आगे देख रहे हैं यानी कि दिसंबर के बाद, दिसंबर 2024 जिनको देना है, या वो जो देख रहे हैं उनको आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का MCQ आता है, कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर भी किए हैं, तो आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहे, कुछ भी मन में रहे तो आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।